नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, पर्सन बैंक में हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनकी बात कर ली थी। ऑब्जेक्टिव टाइप और जो खालिस्तान वाले पर्सन थे उनकी हमने बात जो है वो कर ली थी। अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि जो एक नंबर वाले पर्सन हैं, वन लाइनर वाले, उनको भी क्या है कि हल करवाया जाए। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए खंड ए के अंदर ये हमने कर लिए सब। अब जो आगे हम लोग बात करेंगे ये भी हमने कर लिए सब। खालिस्तान भी हमने कर लिए। अब देखो इनकी बात करते हैं। एक नंबर पर्सन से, एक नंबर जो पर्सन है उससे बात करते हैं। एक पंक्ति में उत्तर, शब्द सीमा 10 से 20। इनकी बात करते हैं। तो देखिए पहला पर्सन जो है, सर जेसी बोस ने किस पादप पर कार्य किया। तो सर जेसी बोस जो थे उन्होंने सिद्धांत दिया था, जैव सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत जो है वो दिया था। और अगर बात करें इन्होंने एक भारतीय टेलीग्राफ नामक पादप पर इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो किया था। वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है डेस्मोडियम ग्रेन्स। क्या होता है? डेस्मोडियम ग्रेन्स। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे पर्सन की बात करते हैं। केसिका जल क्या है? केसिका जल की बात करते हैं तो ये पौधों को सुगमता से उपलब्ध होने वाला जल होता है। पौधों को क्या है? सुगमता से प्राप्त होने वाले जल को क्या बोला जाता है? केसिका जल जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा पर्सन, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन की अगर बात करें तो 3 प्रकार का होता है वाष्पोत्सर्जन। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसके नाम की अगर बात करें तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसके अलावा बात करें उपत्वचीय, क्यूटिकुलर बोला जाता है जिसे उपत्वचीय, और एक होता है वातरंध्रीय। एक कौन सा होता है? वातरंध्रीय, जो सबसे कम होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। चौथे पर्सन की बात करते हैं। किन पादपों में सुबह के समय बिंदु स्राव स्पष्ट दिखता है? तो प्यारे बच्चों, बिंदु स्राव जो है वो सुबह के समय स्पष्ट दिखता है। भाई बिंदु स्राव कहते किसे हैं? पहले तो हमें इसकी परिभाषा आनी चाहिए कि पत्तियों के उपांतों से जल जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, उसे क्या बोला जाता है? बिंदु स्राव। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आलू हो गया, इसके अलावा अरवी हो गया, इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो पत्थर चट्टा हो गया, या फिर आप ब्रायोफिल्म जिसे बोलते हो वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ घास हैं जिनके अंदर हम सुबह सुबह बिंदु स्राव को देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पांचवें पर्सन की बात करते हैं। पांचवा पर्सन जो दिया हुआ है, एपिथेम उत्तक किसे कहते हैं? तो देखिए जल रंध्र जो होते हैं उनके अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। किसका? मर्दूतक कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? ग्रुप पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? एपिथेम बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं छठे पर्सन की। किन पादपों में अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं? एक तो अधोरंध्री, एक अधिरंध्री और एक उभयरंध्री। आपसे प्रश्न पूछा गया अधिरंध्री, तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों याद करनी है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसके उत्तर की बात करें तो वाटर लिली है, ठीक है ना, जलकुंभी जिसे बोला जाता है। इसके अलावा प्लावी पौधे हैं, और इस अधिरंध्री पत्तियों को पता ही आपको कुमुदिनी प्रकार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुमुदिनी प्रकार जो है वो भी कहा जाता है। सातवें पर्सन की बात करें, पत्तियों में रंध्रों की संख्या कितनी होती है? तो पत्तियों में 100 से लेकर प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या की अगर बात करें तो 100 से लेकर कितनी होती है? 60,000 तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आठवें पर्सन की। स्पंदन सिद्धांत किसने व कब दिया था? तो सर जेसी बोस थे। कौन थे? सर जेसी बोस, जिन्होंने 1923 के अंदर ये सिद्धांत जो है वो दिया था।
निकल को अनिवार्य तत्व के रूप में किसने सम्मिलित किया? तो डाल्टन नाम का वैज्ञानिक था जिसने इनको क्या है अनिवार्य तत्व के रूप में क्या किया था, शामिल किया था। और कब किया था? 1988 के अंदर किया था। 10वें प्रश्न की अगर बात करें, एंजाइम का प्रोटीन व प्रोटीन भाग, एंजाइम का प्रोटीन व प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है वो तो कहलाता है एपो एंजाइम। क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और अप्रोटीन भाग जो होता है वो कहलाता है कोफैक्टर, या आप बोल सकते हो सहकारक और एपो एंजाइम। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, मानव का दंत सूत्र लिखिए। तो मानव के दंत सूत्र के लिए सभी ट्रिक मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हो। मैंने प्रधानमंत्री आदमी को देखा, ICPM मैन, 9:23, 9:23, ऊपर 21-23, नीचे 21-23 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद और इनटू में क्या लगाना है? 2 लगाना है। ये आपका मानव का दंत सूत्र हो गया। इसके बाद हम 12वें प्रश्न की बात करें, स्तंभ या दमा के उपचार में क्या काम लिया जाता है? तो देखिए इसमें एंटीबायोटिक काम में ली जाती है, एंटीबायोटिक काम में ली जाती हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो ब्रोंकोडाइलेटर औषधियाँ आती हैं, वो भी काम में ले सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद। खुला और बंद, जिसमें रक्त सीधा ही बहता हो वो तो खुला, और नलिकाओं के माध्यम से बहता हो वो क्या होता है? बंद। मानव के अंदर कौन सा पाया जाता है? बंद जो है वो पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की, शरीर में वर्क जो किडनी होती है उनका कार्य, तो ये एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, इनकी संरचनात्मक इकाई जो मूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मूत्र का। बेलिनी की वाहिनी किसे कहते हैं? देखिए जब हम बेलिनी की वाहिनी की अगर बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर लास्ट जो नलिका होती है वो संग्रह नलिका होती है, और बहुत सारी संग्रह नलिका मिलकर एक मोटी संग्रह नलिका बनाती हैं, उसे ही बेलिनी की वाहिनी जो है वो कहा जाता है। ग्लोमेरुलस निस्पंदन किसे कहते हैं? देखिए केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस जो होता है बोमेन संपुट के अंदर, उससे अशुद्ध रुधिर छन जाता है और बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, तब उस छने हुए पदार्थ को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस निस्पंदन बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनले की लूप की आकृति किस प्रकार की? तो देखिए इस प्रकार की आकृति होती है नेफ्रॉन की। ठीक है, ये आकृति होती है, ये आपका मेलपीगी वाला भाग है, ये दूरस्थ नलिका। ये जो यू आकार की आपको आकृति दिख रही है इसे क्या बोला जाता है? एनले लूप, जिसकी ये अवरोही भुजा है और ये कौन सी होती है? आरोही भुजा। इसके बाद में बात करते हैं सुजाक या गोनेरिया रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो ये जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, निस्सेरिया गोनेरियाई, ठीक है। और जनन अंगों से संबंधित ये रोग जो है वो होता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे बात करते हैं अंतःस्रावी जनक की बात करते हैं। तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं यदि शरीर में एडीएच की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एडीएच जो हार्मोन होता है, इसके पूरे नाम की बात करें तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको एडीएच बोलते हैं। दूसरा नाम इसको वेसोप्रेसिन भी होता है, ठीक है, और मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। और इसकी कमी से मूत्रलता रोग हो जाता है। मूत्रलता रोग जो होता है इसमें मूत्र के साथ जल अत्यधिक आना शुरू हो जाएगा, जिससे मूत्र पतला हो जाएगा। 23 नंबर, मानव में नर एवं मादा प्राणी में प्राथमिक जनन अंग। नर के अंदर तो टेस्टिस होते हैं या वर्षण बोल सकते हो, और मादा के अंदर कौन होती है? ओवेरी या फिर अंडाशय। हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा किसने दी थी? तो 1905 के अंदर स्ट्रालिंग नाम का एक वैज्ञानिक था,
उसने इसको संज्ञा दी थी। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक अभी 21वें में पढ़ा है, कौन होगा? थॉमस एडिसन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 26 नंबर की। 26 नंबर, किस हार्मोन को गेमेटोकाइनेटिक कारक कहा जाता है? तो ये FSH हार्मोन को कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिके उत्प्रेरक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना? क्यों कहा जाता है इसे ये कारक? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, युग्मकों के निर्माण एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि? देखिए, मास्टर ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्लैंड, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसने पूछा है मास्टर ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि, तो वो होती है हाइपोथैलेमस, सर्वोच्च कमांडर भी इसको बोला जाता है। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के लिए कौन सा तत्व है? तो आयोडीन जो है वो आवश्यक होता है। लैंगरहैंस की द्विपक्षीय किस ग्रंथि से संबंधित है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। 3 प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है अल्फा, कौन सी होती है? एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा या डेल्टा बोल सकते हो। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, जिससे 4 लघु बीजाणु, अगुणित 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है वो होता है। पादपों में निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो किया था। निषेचन का सर्वप्रथम स्ट्रासबर्जर नाम का वैज्ञानिक था। उसने 1884 में लीलियम पादप में किया था। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष, एम्ब्रियोसेक का उदाहरण पूछा है, तो इसका केजुराइना मोंटाना हो जाएगा, केजुराइना मोंटाना। एरिल तथा करेंकल में क्या अंतर है? देखिए, एरिल बीजांड की जो संरचना होती है, किसकी? बीजांड की, तो बीजांड के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे तो कहा जाता है एरिल। और करेंकल की बात करें तो बीजांड के बीजांड द्वार पर एक श्वेत संरचना पाई जाती है। कैसी? श्वेत, उसे कहा जाता है करेंकल। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 35वें की। द्विव निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? तो द्विव निषेचन की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो नावास्चिन ने किया था। किसने किया था? नावास्चिन नामक वैज्ञानिक था। यह नाम भी आपको याद रखना है, नावास्चिन नाम का वैज्ञानिक था, उसने किया था। और किस में किया था ये भी बता देता हूँ, फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम पादप में। किस में किया था? फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम पादप में किया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्रूसिफेरी कुल के 2 पादपों के। तो आपको एक बता देता हूँ, सरसों आपके एक ही दे रखा है, सरसों, जिसका ब्रेसिका क्या नाम होता है? ब्रेसिका नेप्स वेराग्लेवका या ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। गुलमोहर तथा सिंबल किसके द्वारा परागण होता है? तो पक्षी द्वारा भी होता है, और जो गिलहरी होती है, केल कटारी बोलते हैं हम लोग, उसके माध्यम से भी होता है। ठीक है। बहुभुनताई खोज किसने की थी और कब और किस में की थी? तो एंटोनी वॉन लुइनहोक, एंटोनी वॉन लुइनहोक, ठीक है। और कब की थी? 1719 में। कब की थी? 1719 में की थी, और संतरे के अंदर की गई थी। किस में की गई थी? संतरे के अंदर जो है वो की गई थी। उनचालीसवें की बात करते हैं। पादपों में जनन की किन्हीं 2 विशिष्ट विधियां, 4 विधियां आपके दे रखी हैं, असंग जनन, अनिषेक जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। मूलरोम का कार्य, तो मूलरोम जो होते हैं वो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जल अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जल अवशोषण का कार्य जो है वो करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 42 नंबर की,
ठीक है। जड़ सुरक्षा के लिए पाया जाने वाला भाग, इसको छोड़ो, ये आपके हट गया है। 43 की बात करें, 43 नंबर की अगर बात करते हैं तो 43 सहक्रिय K प्लस पोटेशियम आयन सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे जापान के, इमामुरा और फ्यूजिनो। इन्होंने 1959 में दिया था। और लेविट नाम का वैज्ञानिक था, उसने रूपांतरण किया था। पादप नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है? देखिए अधिकतर तो करते हैं नाइट्रेट के रूप में, NO3- के रूप में, कमतम करते हैं NO2 के मतलब नाइट्राइट के रूप में, और अपवाद स्वरूप करते हैं अमोनिया के रूप में NH4+। वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन एंड जोली। इसे डिक्सन जोली सिद्धांत भी कहा जाता है। जैव सिद्धांत की अगर बात करें, जैव बल सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए? तो एक तो हम बार बार नाम ले रहे हैं, कौन था? एक तो जो था वो तो था सर जेसी बोस, ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक जो था वो था गोडलेविस्की। तीसरा स्ट्रसबर्गर। मूल दाब किससे मापा जाता है? मूल दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? मैनोमीटर द्वारा जो है वो मापा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। 70% आपके दे रखे हैं। आगे बात करते हैं 49वें की। निष्क्रिय जल अवशोषण किसे कहते हैं? तो वह जल अवशोषण जिसमें पत्तियां जो हैं, इसमें अगर बात करें तो पत्तियों में जल अवशोषण कारक जो है वो किस में स्थित होते हैं? पत्तियों में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? पत्तियों में। जड़ जो होती हैं वो केवल किसका काम करती हैं? मारक का। और यह निष्क्रिय जल अवशोषण सबसे ज़्यादा 96 से 98% होता है। डाल्टन ने किस तत्व को अनिवार्य पोषक तत्व में? तो निक्कल। किसको रखा था? निक्कल को। प्राथमिक वृहत पोषक तत्व है। तो देखिए वृहत पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। ऐसे तत्व है जो 1 ग्राम शोषक भार में उनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम के बीच हो, तो वृहत पोषक तत्व होते हैं CHONPKCAMGS। तो ये होते हैं टोटल वृहत पोषक तत्व। हमें देखना है प्राथमिक। तो ये 3 जो होते हैं पहले, ये तो होते हैं अखनिज पोषक तत्व जो मिट्टी से प्राप्त नहीं होते। ये जो हैं ये होते हैं प्राथमिक वृहत पोषक तत्व जो प्रश्न पूछा गया। ये जो होते हैं CAMGS ये होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। मटर का मार्स स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, मैग्नीज। किसके? मैग्नीज। पादप भस्म किसे कहते हैं? देखो पादप को जब जलाया जाता है और शेष में जो पदार्थ बचता है उसे क्या बोला जाता है? पादप भस्म कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्मीकुलोपोनिक्स की बात करते हैं। वर्मीकुलोपोनिक्स की बात करते हैं तो वर्मीकुलाइट, अगर पौधों को उगाने के लिए माध्यम कैसा काम में लिया जाए? वर्मीकुलाइट, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्मीकुलोपोनिक्स। नींबू में शीर्षारंभी रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो Cu या कॉपर या तांबे की वजह से होता है। वृहत पोषक तत्वों किन अन्य नामों से जाना जाता है? प्रमुख बोल सकते हो, इसके अलावा प्रधान बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रधान पोषक तत्व। पोषण के लिए पादपों की खनिजता पर निर्भर होती है, ये सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो ये 1804 के अंदर सबसे पहले डी सोसर नाम का वैज्ञानिक था, उसने किया था। और बाद में 1860 में वॉन सेक्स नाम का वैज्ञानिक था, उसने किया था। IUB का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राष्ट्रीय जैव रसायन संघ। जो एंजाइम वाला चैप्टर है उसमें से है ये। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई? तो ये आपके हट गए हैं लेकिन देख लेते हैं, दिए हुए हैं। एडवर्ड बुकनर ने की थी, किसकी? जाइमेज। किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया? तो यूरिएज। ये भी आपके हट गया इतिहास। एंजाइम की ताला चाबी क्रियाविधि किसने प्रतिपादित की थी? एमिल फिशर ने। किसने? एमिल फिशर ने 1894 में। प्रेरित आसंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोसलैंड नामक वैज्ञानिक था, उसने किया था।
1966 में। इसके बाद में प्रेरित एक प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम राइबोजाइम। क्या होता है? राइबोजाइम। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, प्रोस्थेटिक समूह से आप क्या समझते हैं? तो जो अप्रोटीन वाला भाग होता है एंजाइम के अंदर, एक तो होता है प्रोटीन भाग और एक होता है अप्रोटीन भाग। ये तो है अप्रोटीन भाग जो मैंने लाइट किया है, और ये प्रोटीन भाग। इसमें एक होता है प्रोस्थेटिक समूह, जिससे क्या है प्रोटीन भाग जो है वो दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ रहता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम की अगर बात करें तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जीवित कोशिकाओं में क्या करते हैं? जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें उपचय क्या होती है? देखिए, एक शब्द होता है उपापचय, और इससे दो शब्द बनते हैं, एक तो उपचय और एक अपचय। तो उपचय वे होते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो संश्लेषण प्रकार की होती हैं, जिनमें कुछ जुड़ता हो और ऊर्जा की आवश्यकता होती हो। और अपचय वे होते हैं विघटन प्रकार की, टूटने वाली, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हो। पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेज व सिट्रेट सिंथेज किस एंजाइम का उदाहरण है? तो ये लाइगेज जो लास्ट वाला दिया हुआ है 6 नंबर पे, उसका उदाहरण है लाइगेज का। बात करते हैं लास्ट 2 प्रश्न दिए हुए हैं, HIV का पूरा नाम और एड्स का पूरा नाम। HIV के पूरे नाम की बात करें, HIV का पूरा नाम तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एड्स के पूरे नाम की अगर बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या हिंदी में अगर बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण। ये आपके जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए, काफ़ी दिन हो गए। ये जो रिक्त स्थान वाले थे ये मैंने सभी करा दिए। बाकी वह भाग जो है वो आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हो। ओके।